नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में नई सत्ता आ रही है, लेकिन जो रायता ममता सरकार ने फैलाया हुआ है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2216 किलोमीटर की बंगाल सीमा और 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक कॉरिडोर। क्या बंगाल एक बड़े सुरक्षा जाल में फंसा हुआ है? और बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या सीन है? क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 साल से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इन सभी संवेदनशील पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ जी। कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद और नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद। कर्नल साहब, बंगाल में बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या सीन है? क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 साल से एक बड़ा खेल चल रहा है। बंगाल का एक हिस्सा पोरस बॉर्डर यानी कि खुली सीमा है। ममता की राजनीति में इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन एक फौजी की नजर से अगर देखें तो क्या बंगाल की ये भौगोलिक स्थिति हमारे लिए टाइम बम जैसी नहीं है? देखिए, बंगाल का जो चुनाव था वो एक सामान्य चुनाव राजनीतिक नजरिए से हो सकता है, पर जहां तक सुरक्षा का नजरिया है और मेरा जो मैं सोचता हूं वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत अहम जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर यहाँ पर जीत राष्ट्रवादी विचारों की नहीं होती तो मैं मानता हूं आने वाले समय में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों और भारत की सुरक्षा में कहीं न कहीं हमें दिक्कतें आती। ऐसा नहीं है कि मुकाबला भारतीय सेना या हमारा तंत्र नहीं कर सकता था, पर दिक्कतें आ सकती थी। उस नजरिए से मैं देशवासियों को, बंगाल के नागरिकों को और सब मतदाताओं को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरा समय दिया पुरानी सरकार को, जिसकी बहुत सारी कमियां रही सुरक्षा के नजर से, जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और एक एक नई सरकार लेके आए, जिसके आते ही मैं आज देख रहा था कि विजय की घोषणा होते ही वहां बहुत सारे इलाकों में सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। और जो मंदिर, जो एक तरह बदमाश जो लोग हुआ करते थे, जो अपने कानून को पालन नहीं करते थे, उनका एकदम बिल्कुल वहां से ऐसे लग रहा है जैसे कि इतना शांत प्रिय इलाका कैसे हो गया है। इस प्रल्यूड के साथ मैं आऊंगा बांग्लादेश का। देखिए, बांग्लादेश भारत का 47 से पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, और मैं तो सदैव चिंता करता था कि पाकिस्तान तो किसी कारणवश से बना जब पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान थे, पर 1971 में भारतीय सेना द्वारा इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी बंगाल का हमारा बंगाल हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये मेरी विचार है। और जो पॉलिटी है उस समय की, मैं उनको कभी भी अच्छे नजरिए से और सम्मान से नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, पर जब हमारे देश का टुकड़ा था, देश के टुकड़े को लिबरेट करने के लिए हमारी सेना ने अपनी बहुत बड़ी संख्या में 3000 के आसपास सैनिकों का बलिदान हुआ है उसमें, और उतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक का घायल हुए हैं। तो मैं मानता हूं एक त्रुटि रही, पर चलिए जो हुआ सो अब उस पर नहीं जा सकते। उसके होने से क्या होता है कि भारत के एक पड़ोसी देश पैदा होता है जिसके साथ 3000 किलोमीटर से ज्यादा हमारा बॉर्डर सुनिश्चित किया जाता है, जो सबसे बड़ा हमारा बॉर्डर है किसी भी हमारे पड़ोसी के साथ। तो उस परिस्थिति के अंदर, और वो थोड़े ही दिनों में, क्योंकि देखिए भारत सनातनी राष्ट्र है, चाहिए लोग कुछ भी कहें, सेक्युलर हम ना कभी थे ना हैं। सेक्युलर शब्द तो हमारे साथ धोखा हुआ 1973 के दौर में, और ये शब्द जोड़ा गया, और आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा संविधान सेक्युलर है। नहीं, मैं नहीं मानता। हमारा संविधान जो निर्माताओं ने बनाया था उसमें सेक्युलर और सोशलिक शब्द था ही नहीं। ये देश के दुश्मनों ने जोड़ा है, जो हमारे संस्कृति, हमारे विचार का दुश्मन मानता हूं उनको मैं। अब ये सरकारें जानती हैं मनविंदर जी, कब और कब इसको वापस करेंगे उनकी मर्जी है। पर जब ये बांग्लादेश भी एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया था, तो भारत की सुरक्षा पर एक तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुए तो भारत को लगा कि भाई हमने इनकी मदद की है और ये हमारे लिए सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे। पर अभी हमने देखा जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर आज की स्थिति है,
मैं आज की स्थिति आने से पहले मैं बॉर्डर की बात कर रहा था, आप मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं कहीं मिस कर दूं कि आज बांग्लादेश कितना बड़ा खतरा है। तो क्या होता है कि जब इतना बड़ा बॉर्डर था और समय के साथ देखिए भारत इतना मजबूत नहीं रहा, भारत की सरकारें थी, मैं नहीं जानता किन कारणों से उन्होंने बॉर्डर्स को पोरस रखा। और 2000 मुझे याद है 3 में जब मैं सेना के अंदर बटालियन कमांडर होता था, कश्मीर में भी उस समय तक फेंस नहीं हुआ करती थी, कोई भी आवागमन कर सकता था। तो बांग्लादेश जैसी जगह जहां बांग्लादेशियों के आने का खतरा था, रोहिंग्या को खतरा था, पता नहीं किस कारण उस बॉर्डर को पोरस रखा गया। और जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा खतरा तो देश को यह हुआ कि जो हमारे नागरिक नहीं है वो अंदर आए, दूसरे आईएसआई के जो मॉड्यूल थे वो हमारे देश में घुसने में सफल रहे, तीसरे पूर्व के अंदर जो इंसर्जेंसी थी, जो उल्फा थे और थे आतंकवादी, सब बांग्लादेश की सीमा से ऑपरेट करते थे। देखिए आतंकी बहुत बड़ा पूर्व में एक खतरा था। आज के युवा शायद नहीं जानते उस बात को, आज के नागरिक भी नहीं जानते, बिकॉज कश्मीर सेंट्रिक हो गई टेररिज्म, जबकि वहां बहुत बड़ा टेररिज्म का खतरा था। और उसके अंदर भी जो सरकारें आती थी, कभी हमारा समर्थन करती थी, कभी पाकिस्तान का, तो इस तरह करते हमें सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर रहती थी। और इसके अलावा क्या होता था, बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है, वो पिलर के ऊपर रहती थी, बंकर उनके होते थे, पर उनको कोई इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं था। तो जब हमारे, मैं यही कहूंगा कि सरकारों का बदलाव हुआ, 2014 में मोदी जी आए या 99 में भारतीय जनता पार्टी, अब इसमें कहीं किसी को मुझे बीजेपी का होकर के नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मेरा राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जब ये मौजूदा सरकार आई तो फेंस की कार्रवाई शुरू हुई, जो जो बीच के अंदर हमारे अंदर घुसपैठिए थे उनको आइडेंटिटी, मतलब चर्चाएं शुरू हुई। वरना उससे पहले तो देखिए पूरा बंगाल के डेमोग्राफी बदल दिया गया, असम का बदल दिया गया, बिहार का बदल दिया गया, इवन तो उड़ीसा में बड़ी संख्या में आके लोग बस गए और एक अलग नैरेटिव था। तो बहुत बड़ा खतरा था। हमारे यहाँ क्या फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि केंद्र सरकार के अधीन कुछ पावर्स है और कुछ स्टेट्स के अंदर है। तो जमीन का जो कंट्रोल है, आवंटन है, वो स्टेट के अंदर आता है और केंद्र सरकार को उनसे इजाजत लेनी पड़ती है कुछ जमीन अधिग्रहण करने के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए नहीं, पर क्योंकि फेंस बनाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पोस्टें बनाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो कभी कश्मीर में भी ये समस्या नहीं हुई कि कश्मीर की सरकार ने बॉर्डर के लिए मैनेजमेंट में दिक्कत की हो। पर ये जो ममता जी की सरकार थी, भगवान उनका भला करे, मैं तो बहुत खुश हूं कि वो चली गई। उन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, फेंस बनाने के लिए करीब 200-250 किलोमीटर एरिया बचा है, उस टोटल 3000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके अंतर्गत वो ऐसा इलाका जहां पे वो ये कहती थी कि जमीन क्यों चाहिए, मतलब उन्होंने जो जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको रास्ता दे, मैं तो यही मान सकता हूं। और सुरक्षा के लिए बहुत बहुत गंभीर खतरा था। ये सुरक्षा इतना ही नहीं, और देखिए जब बांग्लादेश के साथ जिस प्रकार से चीन का प्रभाव चल रहा था कई वर्षों से, जिस प्रकार से कोको आइलैंड है, जिस प्रकार से और नीचे आइलैंड्स के अंदर है नेवल, जो उनके ढाका के आसपास जो उन्होंने उनको नेवल राइट्स दिए हैं, अंदर एयरफील्ड्स बना रहे हैं, तो ये बहुत खतरा बढ़ता जा रहा था। वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो एक पता नहीं कौन सी विचारधारा के अंतर्गत चल रही थी। उनको ऐसे लगता था कि मैं अब मेरे साथ जो घुसपैठिए कहो या हमारे देश के नागरिक कहो जो एक विचारधारा से जुड़े होते हैं, तो उसने सोचा कि मैं अब यहाँ सुप्रीम लीडर हूं। जैसे वो कहा था ईरान में खोमेनी साहब ने दुनिया में प्रॉक्सी तैयार कर दिए थे, तो अगर ममता जी रहती तो मैं मानता हूं वो दिन दूर नहीं था जब उनके प्रॉक्सीज ऑलरेडी जो बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठिए थे, रोहिंग्या थे, वो उनके मैं प्रॉक्सीज ही मानता हूं। तो उनको कभी भरोसा नहीं था कि इस तरह नागरिक समझ जाएंगे। पर देखिए दौर आज का है, सोशल मीडिया का है, युवा पढ़े लिखे हैं, और जो जो लोग धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करते थे, तो हिंदू भी समझ गए कि भाई ये नहीं चलेगा। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ी थी। बधाई हो देशवासियों को कि इससे निजात पाने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा प्रेल्यूड में मानना है। जी मनविंदर जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कर्नल साहब। ममता सरकार बुरी तरह से हार गई है।
इतनी बुरी हार कि उन्हें खुद को भी इतना अनुमान नहीं होगा। और देखा आपने चुनाव के दिनों में कैसे हमारे सेंट्रल फोर्सेस ने सीमावर्ती जिलों में छापेमारी की। क्या बंगाल के सीमावर्ती इलाके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिए सेफ हेवन बनते जा रहे हैं, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया? अब देखिए, एसआईआर का इसीलिए तो विरोध किया गया था। मैं समझना चाहती हूँ इस पर, आपकी क्या रणनीतिक राय है? क्योंकि अब तो सरकार बदल चुकी है। देखिए मनविंदर जी, ऐसा है, ये जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय का मैं ये मानता हूं, मेरा जितना भी सैनिक का तजुर्बा है और जितना भी मैंने दुनिया देखी है और जितना मेरा इसका विषय, मैं ये बता सकता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ इस सरकार चली गई। ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। और अब जो सुरक्षा बलों की, जो केंद्र सरकार की, भारतीय सेना की ऑपरेट करने में जो दिक्कतें आती थी, उनमें यकीनन बदलाव मिलेगा। और एसआईआर और ये जितने भी प्रक्रिया भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर तो भारत सरकार ने की है, देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, जो देश की चिंता, बहुत सारे हैं जो राष्ट्र के साथ चलते हैं, बहुत सारे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेच सकते हैं। तो जो राष्ट्र विरोधी राजनीतिक एलिमेंट्स हैं, उनके लिए मैं मानता हूं ये अच्छा सबक रहेगा, और वो अब यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि देखिए सुरक्षा बल अपना काम करेंगे, फेंस जल्दी से जल्दी बनेगी, चेक पोस्ट जल्दी से जल्दी बनेंगे, और जो टेरर ग्रुप्स है जो उधर काम करते हैं, उन टेरर ग्रुप्स को बांग्लादेश से इधर आने में अब आसानी नहीं होगी। और देखिए एक और चीज मैं बताऊं, क्या है कि बांग्लादेश एक सेंटर बन चुका था जब से वहां मोहम्मद यूनुस वो जो तख्ता पलट हुआ था। और देखिए तख्ता पलट से पहले भी कोई भारत का बांग्लादेश दोस्त नहीं मान सकता मैं। अगर उल्फा का वहां जो सबसे बड़े ये जो आतंकवादी थे जो पूरब अपने क्षेत्र में एक्टिव थे, वो सारे बांग्लादेश में ऑपरेट किया करते थे। कोई सरकार आई, किसी ने कुछ किया, पर बॉटम लाइन है कि उनका वहां पर काफी बड़ा एक इलाका दिया गया था जहां से ऑपरेट करते थे। अब ये अंतरराष्ट्रीय बहुत सारी डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं कि बांग्लादेश के कुछ लोग उनको समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई भी मौजूद है। पर सबसे बड़ा एक्सपोजिंग कब हुआ, जब ये आतंकवादी गुटों का तो पूर्व में था, पर भारत सरकार ने, सेना ने बड़ा काम करके उनको खत्म किया, और बीच में शेख हसीना आई, तो शेख हसीना ने भी भारत के समर्थन के काम किए। पर बांग्लादेश देखिए जिस प्रकार से चीन को वो अपने देश में जगह दी और वो हमारे खिलाफ थी। देखिए अगर चीन व्यापार करने आता है तो कोई भी बुरी बात नहीं है, पर चीन सैनिक कार्रवाई करने के लिए बांग्लादेश में आता है तो यकीनन बांग्लादेश को हमसे कोई खतरा थोड़ी है। जिस हम तो उनके वो बड़े भाई भी नहीं कह सकता, हम तो पैदा करने वाले उस राष्ट्र को। जो राष्ट्र अपने पिता, अपने बच्चे को थोड़ी ना कोई नुकसान करता है, पर अगर बच्चा मिसाइल ले, अभी सुना है कि वो कुछ और हवाई जहाज और इस तरह के उपकरण लेने की तैयारियां चल रही है। और जब यूनस आया था, तो यूनस के आने से क्या होता है कि उस समय अमेरिका का एंगल एक बहुत स्ट्रांग हो गया था, जो मेरा मानना है। क्योंकि शेख हसीना ने कहा था उस समय, आपसे हमारी चर्चा भी हुई है इस चैनल के माध्यम से, जहां शेख हसीना ने इल्जाम लगाया था कि क्रिश्चियन लैंड के लिए कुछ ये चीजें सारी चल रही थी। बांग्लादेश को, सरकार को बोला गया था तुम हमें ये दे दो, ये आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड अगर नाम मुझे सही याद आ रहा है, तो वो इन्होंने मना कर दिया, और फिर उनकी सरकार गिरा दी गई, अंदर रेजिम चेंज हुआ। अमेरिका काबिल है साहब उसमें करने में। तो उसके अंतर्गत जब यूनस आया तो यूनस ने तो बिल्कुल, देखिए हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पाकिस्तान का बांग्लादेश बना तो रिश्ता टूट गया था इस यूनस के आने से। उसने उनके वीजा फ्री कर दिए, हवाई जहाज में कोई उनके मतलब कोई आवाज ऐसे कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है, मतलब कुछ उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिए। उनके हवाई जहाज या कोई सामान आने लगा, उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी। और तो और आईएसआई के चीफ, आर्मी के चीफ वो आकर के हमारे बॉर्डर एरिया में, जो हमारे चिकन नेक का इलाका है, क्योंकि देखिए चिकन नेक इलाका भारत के लिए बड़ा संवेदनशील है। और चाइना, अगर आपको याद हो डोकलम का एक कांड हुआ था, उस समय भारतीय सेना और मोदी जी की सरकार आ गई थी, वरना अगर कोई पुरानी सरकार होती तो डोकलम गया था, मैं आपको बता दूं। तो उसके कारण चीन वहां पर जब तड़पने लगा, तो ये बांग्लादेश एंगल को जो ही ये आते हैं, यूनस आया, तो यूनस के आने से उसने आईएसआई को एक्टिव कर दिया।
पाकिस्तान आर्मी को एक्टिव कर दिया, और हमारे भारत विरोधी जितने भी अंदर लोग थे, और भारत विरोधी के अलावा जो हिंदू विरोधी थे, देखिए जो रेडी बांग्लादेश में काला माता काली का भूमि रही है, और जो ये छोटे मोटे रेडिकल्स हैं, ये तो कोई 500-700 साल में ही आए होंगे। तो ये जब ये आए तो तब से इन्होंने शुरू किया था। तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बचे थे, वैसे 30 से करीब 8% बच गए हैं। देखिए कितने थोड़े समय में। तो ये इन्होंने इनके खिलाफ जो अन्याय और मारकूट की, तो वो भी एक भारत के अंदर बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मामला बन गया। लोगों में विरोध आने लग गया, रोष आने लग गया। तो हमारी आंतरिक स्थिति को ये तो भारत सरकार ने कंट्रोल किया। नागरिक भी हमारे भारत के जितने और समझते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। और मैं मानता हूं, देखिए यूनिस चला गया, आज के दिन वहां सरकार भी आ गई, सारी बैठी है। पर थोड़े समय के लिए लगने लगा था कि बांग्लादेश की जो नए उनके राष्ट्रपति जो चुन करके आए हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर करके उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो वो सारा डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है। पर मैं उनको आज भी हमारा मित्र देश नहीं देखता हूं। क्यों नहीं देखता हूं? पहली चीज तो यह है कि जब से ये नई सरकार इनकी बनी है, इन्होंने एक भी कानून ऐसा वापस नहीं लिया, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि जो अन्याय हुए थे भारतवासियों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ या माइनॉरिटी के खिलाफ या चीन से जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उन दिनों में, उनको कैंसिल किया हो। दूसरा, उन्होंने पब्लिकली मांग नहीं की कि शेख हसीना को भेजो। नहीं, अरे शेख हसीना से हमें क्या लेना देना, तुम्हारी शेख हसीना, तुम ले जाओ, लटकाओ, मारो। हम तो एक अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी, और भारत सदैव कमजोर का साथ देता है। अगर तिब्बत का देखो तो हमने उनको भी शरण दी थी, और हर कोई शरण मांगता है तो देनी भी पड़ती है, पॉलिटिकल असाइलम देना पड़ता है। पर उसके बाद भी उन्होंने भारत के लिए अब देखिए क्या किया। अब जो भारत की पानी की संधि है, गैंजेस वाटर की संधि हमारी है, अब उसके अंदर भारत में, यहां भी भारत के साथ धोखा हुआ है। पर अब इसको भारत की गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, तब पता लगेगा क्या करेगा। पर मेरा आग्रह है, अब जो रिव्यू करना है भारत के हित के अंडर होना चाहिए। और इस सरकार ने अभी तक जो पाकिस्तान के साथ जो समझौते किए गए थे आईएसआई और मिलिट्री के, और उनके मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम, वो कैंसिल नहीं किए। तो भारत की कहानी तैसी हो गई। और तीसरी बात, जो हमारे चिकन नेक का कॉरिडोर है, हम सब जानते हैं ये बांग्लादेश का ऊपर का हिस्सा है, जहां पर हमारा वो एक्चुअली हिंदू बाहुल्य एरिया है। चिकन नेक तो बांग्लादेश का होना चाहिए था। पता नहीं कैसे 47 में ये बहुत बड़ा हमारे साथ अनर्थ किया गया। भारत के उन लोगों ने जो अंग्रेजी शासन के गुलाम थे और जिनको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया गया था, चुनाव तो हुए नहीं थे ना। तो वो हमें पूरी प्रकृति उसमें जाना ध्यान रखना चाहिए कितना अन्याय। और वो अन्याय आज भी क्या, चीन डोकलाम के बाद बांग्लादेश के रास्ते आना लगा, और बांग्लादेश के रास्ते आने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठा। अभी एक मुनीर हाट एक जगह है बांग्लादेश के अंदर, अपने चिकन कॉरिडोर के एक वहां पर एयरफील्ड है, और वो एयरफील्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि भारत उस समय एक था, तो ये जो जापानीज के अगेंस्ट इन्होंने जो हवाई हमले होते थे या हवाई कार्रवाई करनी थी, तो उसके लिए उसको वो बनाया गया था। अब दिया एक्टिवेट करने के लिए। अब ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के बॉर्डर करीब 20 किलोमीटर पर, बताते 20-25 या 40 होगा, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर इधर भारत के खिलाफ उस हवाई पट्टी को चीन को दिया गया। ये लॉजिक समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो बॉर्डर फेंस है, हम फेंस बनाते हैं, वो विरोध करते हैं, और उनके विरोध की भाषा में कौन सम्मिलित हो गई? ये हमारी ममता जी। तो ममता जी का इलाज तो हो गया। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर फेंस है तो भाई फेंस तो दोनों देशों को अपने कॉमन एरिया में बनानी चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फेंस भारत अपने इलाके में बना रहा है। और तो और मैं बताऊं, अभी जहां जहां फेंस नहीं है वो दुर्गम इलाके हो सकते हैं, पर अगर ममता जी वो जमीन दे देती तो अभी तक ये SIR और जितनी भी प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक हमें कंट्रोल करने में, पर मैं मानता हूं समय आ गया है। अब वहां पर सरकार नई आ जाएगी और उस चीज का समाधान होगा। तो सुरक्षा मामलों की जो चीज है, अब मैं स्थिति मजबूत देखता हूं। और पूर्व में भी देखिए, पूर्व के अंदर जो ये इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन जो होता था, उस पर भी रोक लगेगी। अभी वो रोक क्यों लगेगी? बांग्लादेश की सरकार पे कभी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है।
और करने की जरूरत है हमारे को, अपने आप पर करना, अपना बॉर्डर मजबूत करना है। अब चीन को देखिए, जो सेंट मार्टिन आइलैंड था, वो मोहम्मद यूनुस ने मना करते करते वहां अमेरिकी सोल्जर्स हैं, जैसा खबरें मिलती है। अब पब्लिक डोमेन में ये सुरक्षा के मामले पूरी तरह कभी भी नहीं आते हैं। और चीन के साथ जो उनके नेवल और मिलिट्री कोलैबोरेशन और उनकी जो चर्चाएं हैं, वो अभी भी चल रही है। और चीन तो देखिए, अगर आपको याद हो, जब यूनुस के टाइम पे अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया था मोदी जी के लिए कि बांग्लादेश आप संभालो, मैं इधर संभालता हूं। ये डिप्लोमेटिक फ्रॉड्स है। ये जब कोई ऐसी बात करता है तो उसके पीछे वो कुछ न कुछ उनकी कार्रवाई एंटी भारत होती है। तो भारत का दोस्त अमेरिका भी नहीं हो सकता, बांग्लादेश भी नहीं हो सकता। हाँ, भविष्य में क्या होगा, दोस्त बनाने की जरूरत किसको है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो अपने सब अपने अपने हितों की काम करते हैं और अपने आप को मजबूत करना है। अब भारत उस मजबूत स्थिति में है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान दे सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी देखिए, कल या परसों, कल 6 तारीख है, 6 और 7 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और किस प्रकार पाकिस्तान को हमने ऐसा उसकी उसकी पिटाई की थी, वो पाकिस्तान जानता है और हम जानते हैं। अब कौन माने नहीं माने, अब पाकिस्तान में हरकत देखिए, वो क्या होता है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है। और वो उनका चरित्र है, वो फिर कुछ हरकत करेंगे, फिर पिटाई खाएंगे। पर आज भारत मजबूत है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी, डिप्लोमेसी के अंदर भी। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव राजनीतिक जीत नहीं देखनी चाहिए राजनीतिक नेताओं के लिए। आज कोई सीएम है, कल कोई होगा, पर जिस पार्टी की विचारधारा की सरकार जीत करके आई है, और मैं मानता हूं वो मोदी जी का हाथ मजबूत करेगी, भारतीय बीएसएफ का हाथ मजबूत करेगी, भारतीय सुरक्षा बलों का हाथ मजबूत करेगी। और हमारे जो अंदर एजेंट्स बैठे, मैं यहीं पर ही आपको बताना चाहूंगा, वो एक सरजिल इमाम नाम का एक युवा बदमाश था, जिसने कहा था कि आप मेरे को कुछ लाख आदमी दे दो और हम इसको काट देंगे पूर्व के राज्यों को हिंदुस्तान से। तो देखिए, वो काट सकता नहीं काट सकता, वो तो उसको पता लग गया। पर ऐसा विचार आना ही राष्ट्र विरोधी माना जाना चाहिए कि भाई हमारा देश है, हमको जी जान लगा देनी चाहिए कि कैसे आओगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, और मैं तो उनको नमन करता हूं कि देखिए, उनकी हत्याएं हुई, राजनीतिक हत्याएं हुई, वो कोई सुरक्षा कर्मी थोड़ी थे, और उन्होंने मुकाबला छोड़ा नहीं साहब। और आज एक अच्छी स्थिति है। और मैं मानता हूं बांग्लादेश भी ऑटोमेटिकली अभी अपनी हरकतों पे कुछ, और मोदी जी की डिप्लोमेसी है। मैं देखता हूं, जब ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच में आज भी भारत में पेट्रोल का और डीजल का भाव 100 रुपए से नीचे है, तो मैं ये बहुत बड़ी उनकी दूरगामी सोच मानता हूं। और बांग्लादेश को लेकर के इनकी दूरगामी सोच होगी, और जल्दी उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। और जो जो चीजें होनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से, घुसपैठियों को बाहर भगाने के मामले से, आइडेंटिफाई करने के मामले से, और जो बांग्लादेश के जो कॉरिडोर की समस्या है, मैं तो अब ये कहूंगा, देखिए मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जो ये चिकन नेक की जो बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ रंगपुर कॉरिडोर हमारा भारत का क्यों नहीं होना चाहिए, हिंदी बाहुल्य एरिया है। और अगर हम वो दूसरी तरफ पूरब की तरफ जाए, चिटागांव ट्रैक जिसको कहते हैं, तो जो चिटागांव का इलाका है वो भी एक तरह वहां से गलियारा बन जाना चाहिए समुद्र के लिए। तो जो पूर्वी क्षेत्र है, हमें या तो बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि हमें हमारा समुद्र का रास्ता दो भाई, और वो नहीं देता तो हमें लेना चाहिए दूरगामी तरीके से, डिप्लोमेटिक लो, मिलिटरी लो। अब वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर अपने पूर्वी राज्यों के लिए हमें समुद्र का मार्ग लेने में अब विलंब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो ये गलियारा रंगपुर का, उस रंगपुर गलियारे को भी हमने वाइडन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कब तक ये ब्लैकमेल होते रहेंगे, चीन अपनी कोशिश कर रहा है। कर्नल साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि भूगोल बदला जा सकता है, राइट? अगर डेमोग्राफी बदल जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये हमने देखा एसआईआर में, जिस समय सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही थी। अब वो संख्या कितनी थी देखिए, 90 लाख प्लस। तो आपको नहीं लगता कि ममता ने लैंड जिहाद को हो जाने दिया? अब देखिए, आप जो देशद्रोही होते हैं ना मानवेंद्र जी, वो हर तरीके से देश के खिलाफ काम करेंगे। हम उनको नाम लैंड जिहाद दे दें, सी जिहाद, मतलब कुछ भी नाम दे दें धार्मिक विचारधारा के,
पर ये बात तो सत्य है ना, दुनिया को माननी पड़ेगी, भारत के नागरिकों को मानना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। भारत के टुकड़े धर्म के नाम पर हुए थे, धर्म के आधार पे हुए थे। धर्म के आधार पर जिन लोगों में इतनी नफरत थी कि वो कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए, और जिन लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया उनके भी स्वार्थ थे, नाम कुछ भी दे दो। पर एक बात सत्य है कि जब भारत के टुकड़े ऑलरेडी हो चुके, मतलब मैं कल परसों सोच रहा था मानवेंद्र जी, मैं एक आर्टिकल लिखूं कि मैं सपने में कहूं मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए और कहने लगे कि बेटा चलो आज हम, मेरे जमाने में तो हम ऊंट गाड़ी पर बैलगाड़ी में जाया करते थे, अब आपके टाइम में बेटा कारें आ गई हैं, हवाई जहाज आ गए, चलो हम हिंदू कुश चल के आए जहां पर हम व्यापार करने जाया करते थे। तो मेरे दादाजी को विश्वास ही नहीं होगा कि वो भारत ही नहीं है जो आप छोड़ के गए थे। ये देश के तो टुकड़े हो चुके हैं, सीमाएं बन चुकी है, और इस तरह एक हिस्ट्री में एक नैरेटिव चला दिया गया, हमारी पीढ़ियों को इस तरह बताया गया, पढ़ाया गया कि भारत, ये भारत है, भारत वो नहीं है जहां हिंदू कुश तक आपका राज्य होता था। कन्ना साहब, आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आपने विस्तार से जानकारी दी है। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।